बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 यानी कि इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। अगर वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास उनके रेट्स बहुत हाई हैं तो क्या होगा, यानी कि बहुत जल्दी जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो है ना बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तब उसका नतीजा क्या हो सकता है। द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। ये रिएक्शन जल्द ही जो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बीटा ऑप्शन है कि द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी लेट, या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जल्दी नहीं होगा बल्कि लेट होगा। द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा ही नहीं, या फिर जो रिएक्शन है विल बी प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल, या वो रिएक्शन जो है ना इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो अगर आप इसको पीछे आपने चैप्टर बहुत मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको देखो तो जैसे ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है तेज़ी से हो रहे होते हैं, वो जल्द ही वो रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ये लाइटनिंग की मौजूदगी में इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के कौन से कंपोनेंट्स जो हैं जल्दी से रिएक्शन देते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो इनर्जेटिक्स वाला था उसमें पढ़ा था। वो कह रहा था कि जो लाइटनिंग के प्रोसीजर में हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट करके हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3 है। कहता है कि एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेस 1 मोल ऑफ PCl5 इन अ कंटेनर ए। एक कंटेनर के अंदर वो क्या करता है? PCl5 रख देता है एंड 1 मोल ऑफ ईच ऑफ Cl2 एंड PCl3 इन द कंटेनर बी। और दूसरे कंटेनर के अंदर इन दोनों को रख देता है। बोथ द कंटेनर्स वर सील्ड। दोनों को फिर बंद कर दिया जाता है कि उनमें कोई चीज़ ना ही एंटर हो रही है ना ही एग्जिट कर रही है। एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। और दोनों को एक ही टेम्परेचर पर हीट किया जाता है टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ तक कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट तक पहुँच जाते हैं। गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन द बोथ कंटेनर्स। दोनों कंटेनर्स में जो मिक्सचर होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो अगर आप इसका रिएक्शन देखो तो हमारे पास ये होता है कि PCl5 जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, यानी कि PCl5 टूटता है PCl3 और क्लोरीन गैस के अंदर, और इसी तरीके से जो क्लोरीन गैस होती है और PCl3 होता है वो मिलकर जो है ना ये बना रहे होते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, चाहे उसको आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या फिर प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, फाइनली जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं तो दोनों की जो कंपोजिशन यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि बोथ द रिएक्टेंट कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। दोनों की कंपोजिशन जो है दोनों के मिक्सचर की कंपोजिशन जो है ना वो सेम होगी, यानी कि दोनों के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। कंटेनर ए विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। कह कि कंटेनर ए के अंदर PCl3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बी की निस्बत। नहीं, ऐसा कोई वो इसके अंदर बात नहीं बताई गई जो कि इसके रिलेटेड हो कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। नेक्स्ट है कि कंटेनर ए विल हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। ये भी इलॉजिकल बात है। कहता है कि बोथ द कंटेनर्स विल हैव 0 कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दोनों में क्या होगी? 0 होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम तो तब बनता है, तब अचीव होता है ना जब दोनों की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है ना वो बराबर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो रिएक्टेंट्स 0 कब होते हैं? वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होते हैं, जब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्टेंट्स नहीं बचते बल्कि सारा का सारा प्रोडक्ट हासिल होता है। तो ये हमारे पास है ही रिवर्सिबल, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 4 है। कहता है कि CaO और लाइम इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। लाइम जो है हमारे पास वो स्टील, ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम।
वो कह रहे हैं इसकी डिकम्पोजिशन से रिवर्सिबल रिएक्शन देता है ये और टूटता है किसके अंदर, लाइम के अंदर। तो इसका जो है ना इसकी केमिकल इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। वो कह रहा है कि हम किस तरीके से जो है ना लाइम की मैक्सिमम कंपोजिशन को हासिल कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे बताया भी है कि इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन देगी, यानी कि इसका जो ये वाला जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल के अंदर आप इसको हीट करना शुरू कर दो। तो जब आप इसको हीट करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा फेवर में चला जाएगा, जो कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो इस केस में हमारे पास लाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी बल्कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। नेक्स्ट कहता है कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। अगर आप इसको ओपन वेसल में हीट करना शुरू कर दो तो एक केस ये भी होता है कि जब आप किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को हीट करते हो तो उनको जो है ना बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी है ना वो मिल रही होती है। यानी कि पहले अगर आप रिएक्शन को, चाहे वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, आप उसको हीट करते हो तो वो फेवर होके फॉरवर्ड ही जाता है। लेकिन जब आप उसको ज़्यादा हीट अप करना शुरू कर देते हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी रुक जाता है। तो वो कह रहा है कि उसको हीट करो लेकिन ओपन वेसल के अंदर। जब आप वेसल को ओपन रखोगे तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो एवेपोरेट हो जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि लाइम को वापस जो है ना रिएक्ट करके बैकवर्ड जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन ही बनती रहेगी और ये इसकी डिकम्पोजिशन ही होती जाएगी, क्योंकि ये जो इसका रिएक्टेंट दूसरा जो है ना प्रोडक्ट है वो साथ में है ही नहीं, वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जा रहा है। तो इसको वापस जाने के लिए तो इन दोनों का होना ज़रूरी है ना। तो जब ये होगा ही नहीं तो ये वापस भी नहीं जाएगा, तो इस तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि कूलिंग इट इन अ क्लोज्ड वेसल। इसको जो है ना क्लोज वेसल के अंदर कूल करना शुरू कर दो। तो जब आप रिएक्शन को कूल करते हो तो वो रिएक्शन चाहे एक्सो हो या फिर एंडो हो, इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ही कूल करना शुरू कर दो तो वो स्टॉप हो जाता है, होता ही नहीं है। तो मतलब आपने ये बात नई बात होगी आप लोगों के लिए, तो इसको आप जहन में बिठा दें कि जो रिएक्शन स्टार्ट में कराने के लिए हमें हीट देना फेवरेबल ही होता है, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो। इसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग्स होती है उनको टूटना होता है ना। नया रिएक्शन नया बॉन्ड बनाने के लिए जो पहले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनका टूटना तो ज़रूरी होता है ना। तो वो जो बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना है वो तो एंडोथर्मिक ही है, तो इसलिए हमें उन्हें हीट देना जो है ना फेवरेबल ही हो जाता है। तो इस केस में बीटा ऑप्शन इसका ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट आंसर बनेगा। What condition should be met for the reversible reaction to achieve the state of equilibrium? इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करने के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है? All the reactants should be converted into products. रिवर्सिबल में ऐसा होता ही नहीं है कि सारा रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि उसमें वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। 50% ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर कि 50% जो है ना उसमें रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बात भी लाजमी नहीं है। उसमें ये तो होता है कि दोनों की कंसंट्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट होती है, बल्कि ये बात लाजमी नहीं है कि उसमें 50% जो है ना 50% रिएक्टेंट्स हो या फिर 50% प्रोडक्ट। चार्ली ऑप्शन है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यही इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन क्या है? कहता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। एक प्रोडक्ट को रिमूव कर देना चाहिए। अगर हम एक प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता रहेगा, वो बैकवर्ड जाएगा ही नहीं, वो रिवर्सिबल ही नहीं होगा, वो बल्कि कंप्लीशन की तरफ, यानी कि वो जो है ना दूसरे अल्फाज में वो रिएक्शन इरिवर्सिबल भी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो मोस्ट सूटेबल जो है आंसर इसका वो क्या है? चार्ली ऑप्शन है।
वाई गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन कैन ऑफ द फिजी ड्रिंक, जब आप कोल्ड ड्रिंक होती है जो कि उसको जब आप खोलते हो, कह रहा है कि वो गैस जो है ना वो बाहर आना क्यों शुरू हो जाती है। बिकॉज द सोलबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज, वो कह रहा है कि गैसेज की सोलबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता कि जो गैसेज हैं उनकी सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाती तो वो गैस बाहर ही ना आती ना, क्योंकि वो सोलबल हो जाती, वो हल हो जाती उसके अंदर, वो हल ही नहीं हो रही तो इसलिए जल्दी से बाहर आ रही है, या फिर उसकी जो सोलबिलिटी है वो कम है। बिकॉज द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, गैस इनसॉल्युबल नहीं होती बल्कि गैसेज के वाटर के अंदर जो है ना बहुत सारी गैसेज भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेज होती हैं। इसी वजह से तो जो जानवर होते हैं वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ना ऑक्सीजन जो है वहाँ भी मिल रही होती है। हम सर्वाइव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर जो है ना वहाँ पे कम होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम अगर उसमें जाएं तो हमारे लिए तो सांस लेना आसान नहीं होता, इसकी वजह जो है ना प्रेशर होती है कि वाटर के अंदर प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होता है बाहर की निस्बत, यानी कि हवा की निस्बत, तो इसलिए वाटर के अंदर हमारे लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना मुश्किल हो जाता है। 40 ऑप्शन है कि बिकॉज द गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर, जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है, हिंस इट कम्स आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इसीलिए जब प्रेशर कम होता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है, और यही इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन क्या है, कहता है कि बिकॉज द सोलबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर जो गैस की सोलबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है, इसका उलट होता है कि जब आप प्रेशर हाई करते हो तो उसकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। 7th है MCQ, कहता है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन क्लोज्ड वेसल, इस रिएक्शन को जो ऊपर हमने इसका देखा भी सही कि इसको जो है ना एक क्लोज वेसल के अंदर करवाया जा रहा है। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो क्या होगा। सबसे पहले जब प्रेशर का मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रेशर या फिर वॉल्यूम का जो है इफेक्ट है वो देखना पड़ जाए तो आपने इनके मोल्स जो है ना वो काउंट कर लेने हैं। यहाँ पर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो रिएक्टेंट हमारे पास 1 मोल हो गया। प्रोडक्ट में क्या है, 1 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट्स में टोटल कितने मोल हो गए, 2 मोल्स हो गए। अब ज़्यादा चीज़ होगी तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि वो वॉल्यूम भी ज़्यादा घेरेगी, और कम चीज़ होगी तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम होगा क्योंकि उसकी जो तादाद है वो भी कम है, तो कम चीज़ को कम जगह ही चाहिए होती है। यहाँ पे वॉल्यूम उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो है ना मोल्स की तादाद भी ज़्यादा है, यानी कि चीज़ भी ज़्यादा है तो वो जगह भी ज़्यादा घेरेगी। अब वॉल्यूम का मैंने आपको प्रेशर के साथ भी जो रिलेशन था वो बताया था कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रेशर कम, और जहाँ पे वॉल्यूम कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो अब हम इन कंडीशन को लिखने के बाद जो है ना MCQ को पढ़ते हैं। कहता है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करो तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ जो है ना कंडीशन फेवरेबल हो रही हो रिएक्शन उस तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि प्रेशर जब इंक्रीज कर रहे हो तो वो किस डायरेक्शन में फेवरेबल हो रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम जब कम होगा तो वो उसको फेवर करेगा जहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो कि द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी फेवर होगी, नहीं जी, द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना वो फेवर में आएगा क्योंकि इसमें जो है ना मोल्स की तादाद कम है। 40 ऑप्शन क्या है, कहता है कि नो इफेक्ट ऑन द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट कब नहीं पड़ता, जब दोनों के मोल्स जो है ना बराबर हों, जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे तब हमारे पास वॉल्यूम या प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। MCQ नंबर 8 है हमारे पास, कहता है कि व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कब एक रिएक्शन जो है रिवर्सिबल बनता है। इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो
एक्टिवेशन एनर्जी है वो लगभग बराबर ही हो जाए, तब जो है ना हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल बनता है। तो जी हाँ, यही इसका आंसर है। पीछे हमने देखा भी था कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होती है वो अगर बराबर बराबर आ जाए तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी बराबर होती है। तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जल्दी से जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस जो है ना रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए उनको आसानी होती है क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेबल होती है, यानी कि लगभग बराबर होती है। बीटा ऑप्शन है कि इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा कब होता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो बैकवर्ड रिएक्शन की निस्बत। तो ऐसा केस जो है ना हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, कहता है कि इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल। बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमारे पास अच्छे हैं, यूजफुल हैं। तो कहता है कि नो, यस, नहीं, हाँ, जी हाँ, नहीं। देखो, अगर आप इसके लिए ना उसका एमोनिया फॉर्मेशन को दिमाग में लाओ तो उसमें आप बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो है ना एमोनिया गैस बनवा रहे थे ताकि आप यूरिया को प्रिपेयर कर सको। हैबर प्रोसेस जो था पिछले चैप्टर में हमने एनर्जेटिक्स वाले में देखा था कि हैबर प्रोसेस से जो है ना एमोनिया की कंसंट्रेशन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो एमोनिया गैस की जो प्रिपरेशन है ये हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि दे आर यूजफुल ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड, कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या होगा या उस पर क्या असर पड़ेगा इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। अगर जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, दे विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो जी हाँ, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज कब करेंगे, जब हम प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को निकालना शुरू कर दें या फिर रिएक्टेंट्स जो है ना उनको बढ़ाना शुरू कर दें। तो इस केस में जो है ना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। दे विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करते रहेंगे। इसके ऐसा कब होता है, जब हम उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करें कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दें या फिर जो रिएक्टेंट्स हैं उनको विदड्रॉ करना यानी कि निकालना शुरू कर दें। तो इस केस में जो है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। दे विल रिमेन कांस्टेंट फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, वगैरह के कुछ देर के लिए तो कांस्टेंट रहेंगे, बाद में जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हमने चैप्टर में भी देखा था वो कह रहा था कि जब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इसके सारे MCQ को देखा। जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने इसको सिंपल करके आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, जिसमें हम क्वेश्चंस इसके करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।